everyone, welcome to my channel History with Richa. Like and subscribe my channel and share also. हाँ जी, कैसे आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं आरपीएससी कुरेटर के यूनिट 1 के बारे में। तो आरपीएससी कुरेटर मीन्स संग्रहालय अध्यक्ष के बारे में। तो संग्रहालय अध्यक्ष का जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें यूनिट 1 है। उसमें जो पहला टॉपिक है वो दिया है कि प्राचीन भारत को जानने के इतिहास के स्रोत कौन कौन से। तो इतिहास को जानने के बहुत सारे स्रोत हैं, वो हम कब पढ़ेंगे, जब टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। जैसे गुप्तास पढ़ेंगे, मौर्यन पढ़ेंगे, इस तरह से जो भी पढ़ेंगे तो लिटरेचर हम पढ़ेंगे तो उससे हम जानेंगे किस तरह से कौन कौन से स्रोत हमें प्राप्त हुए, हम वहीं पर पढ़ेंगे। और फिर हमारा यूनिट 1 का दूसरा टॉपिक है वैदिक काल, वैदिक संस्कृति। तो आज हम वैदिक संस्कृति को पढ़ने वाले हैं कि वैदिक काल क्या है। तो उसके बाद दिया हुआ है महाजनपदास, फिर हम महाजनपद को पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे वैदिक काल, फिर हम जब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल को हम पढ़ेंगे। आज हम वैदिक संस्कृति, वैदिक सभ्यता की एक छोटी सी सिंपल सी जानकारी लेंगे। जो ऐसे क्वेश्चंस होंगे उसमें ऐसा टॉपिक होगा जो पहले क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में, और जो क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, और अभी जो एग्जाम होगा कुरेटर का उसमें भी आने की संभावना है। हम बात करें सबसे पहले वैदिक संस्कृति की, वैदिक सभ्यता की हम बात करें तो वैदिक सभ्यता की जो शुरुआत होती है वो कब से मानी जाती है। फिर वैदिक सभ्यता है उसको कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है। वैदिक काल को 2 भाग में बांटा जाता है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को ही हम ऋग वैदिक काल के नाम से जानते हैं, और ये सभी को मालूम है कि वैदिक काल को 2 भागों में बांटा है। लेकिन आपको पता है कि ये विभाजन किसने किया था, हमें याद होना चाहिए कि इसका विभाजन किसने किया था। तो विभाजन किया था विंटरनित्ज ने। विंटरनित्ज इसका विभाजन करते हैं पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। पूर्व वैदिक काल यानी ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का समय कब माना जाता है, तो ऋग वैदिक काल का समय माना जाता है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। फिर हम बात करें उत्तर वैदिक काल का समय कब माना जाता है, तो उत्तर वैदिक काल का समय माना जाता है 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स है हमारे लिए, और विभाजन भी इंपॉर्टेंट है। और किसने किया था ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि विंटरनित्ज ने किया था। अब हम बात करें वैदिक संस्कृति, तो वैदिक संस्कृति का नाम लेती हमारे सामने होते हैं आर्य। आर्य का मतलब क्या होता है, आर्य का अर्थ क्या होता है, तो आर्य एक गुण सूचक शब्द है, ना कि जाति सूचक। आर्यों का अर्थ होता है उत्तम या श्रेष्ठ। उत्तम या श्रेष्ठ आर्यों का अर्थ होता है। अब आर्यों को जाति के सबसे पहले आर्यों को जाति में किसने बांटा, या फिर आर्यों के लिए किसने जाति शब्द का प्रयोग किया कि आर्य क्या है, एक जाति समूह है। तो आर्य एक जाति समूह है, ये कहा 1847 में लेसन ने कहा कि आर्य एक जाति समूह। हमें याद रखना 1847 और लेसन बोलते हैं कि आर्य क्या है, एक जाति समूह है। फिर हम बात करें कि आर्य क्या है, तो आर्य एक भाषाई समूह है। आर्य एक भाषाई समूह है। इसकी संकल्पना किसने दी, तो इसकी संकल्पना देते हैं विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने बोला कि आर्य एक भाषाई समूह है, और उनकी भाषा कौन सी थी, भारोपियन थी। इंडो प्लस यूरोपियन मतलब भारतीय और यूरोपीय जो भाषा थी वो उनकी भाषा थी, इसको भारोपीय भाषा कहा गया। तो इम्पोर्टेंट है, 3 नाम आए हैं विंटरनित्ज, दूसरा नाम आया है 1847 में लेसन का, और तीसरा नाम आया है हमारे सामने विलियम जोन्स का। और मैं आपको बता दूं कि इसको वैदिक संस्कृति क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसको जानने के स्रोत क्या है, वेद है, इसलिए इसको वैदिक संस्कृति के नाम से हम जानते हैं। जितने भी वैदिक काल में साहित्य लिखे गए, जितने भी वेद लिखे गए, उनसे इनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। और एक बात और कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के बाद कोई सभ्यता ही तो है वैदिक सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता पुरानी है और वैदिक सभ्यता उसके बाद की है, तो हमें ये चीज़ भी याद रखनी है। फिर हम बात करें कि ऋग्वेद जो है उसमें आर्य शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है, तो ऋग्वेद में आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है 33 बार, 33 बार। आर्य शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है, हमें याद रखना है 33
जो है 33 बार इसका प्रयोग हुआ है। अब हम बात करें वैदिक सभ्यता के आगे की, हम नेक्स्ट वीडियो में तो पढ़ेंगे वैदिक काल में क्या क्या हुआ, वैदिक काल में किस तरह का राजनीतिक जीवन था, किस तरह का सामाजिक जीवन हुआ करता था। फिर हम पढ़ेंगे कि वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में क्या क्या परिवर्तन हुए, लोग किस तरह से आगे बढ़े, उनका विकास कैसे हुआ, वो हम पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ वैदिक संस्कृति की बात करेंगे, वैदिक काल की बात करेंगे कि वैदिक काल को जानने के प्रमुख स्रोत कौन कौन से, किस तरह के स्रोतों से वैदिक काल को हम जान सकते हैं। हाँ जी, तो इसको जानने के जो स्रोत है वो बहुत सारे हैं, बहुत सारे पुरातात्विक जो साक्ष्य है इसको जानने के लिए है, मतलब वैदिक काल को जानने के लिए। लेकिन क्या होता है कि हम तो इसमें बहुत सारे मतभेद है, एक इतिहासकार कुछ बोलता है, दूसरे कुछ बोलते हैं, इसी तरह से इसमें बहुत सारे मतभेद है। तो हम इसका एकमात्र प्रमाण मानते हैं, वो है वेद या फिर ऋग्वेद। तो ऋग्वेद को ही हम प्रमाण मानते हैं वैदिक संस्कृति के लिए और ऋग्वैदिक काल के लिए। जब फिर उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे ग्रंथों की रचना हुई, जैसे आप देखेंगे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जबकि ऋग्वैदिक काल हम पढ़ें तो ऋग्वैदिक काल में ही रचना हुई है सिर्फ ऋग्वैदिक काल की। तो ऋग्वैदिक काल को जानने का प्रमुख एक स्रोत माना जाता है, वो है ऋग्वेद। अब आपने सुना होगा कस्सी अभिलेख, बोगज कोई अभिलेख, उसको भी हम आगे देखेंगे कि किस तरह से और क्या क्या जानकारी मिलती है। लेकिन हम बात करें ऋग्वैदिक काल को जानने की, तो ऋग्वैदिक काल को जानने का एकमात्र स्रोत माना जाता है ऋग्वेद। फिर हम बात करें कस्सी अभिलेख के बारे में कि कस्सी अभिलेख में क्या मिला है। तो कस्सी अभिलेख में कहा गया है कि जो आर्य है वो कहाँ से आए हैं, ईरान से आए, उनका आगमन कहाँ से माना गया है, ईरान से माना गया है। फिर हम बात करें बोगज कोई अभिलेख, बोगज कोई अभिलेख 1400 ईस्वी पूर्व का है। अब हमने बहुत बार पढ़ा है बोगज कोई अभिलेख, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एनसीईआरटी और आरबीएसई में। तो बोगज कोई अभिलेख में आपने सुना है एक तो मित्तिनी और हित्ती जाति के बारे में, लेकिन आज हम उनके राजा का नाम भी देखेंगे कि जो हित्ती राजा थे उनका नाम क्या था, जो मित्तिनी राजा थे उनका नाम क्या था। तो इस अभिलेख में हित्ती और मित्तिनी राजा के बीच हुई संधि का पता लगता है और इसी के साथ साथ नाम पता लगते हैं वैदिक देवताओं के, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य देवता। याद रखने की बोगज कोई अभिलेख में किन किन देवताओं का उल्लेख है, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, इनका उल्लेख है। 4 देवता हमें याद रखने हैं। फिर हम बात करें कि हित्ती राजा कौन थे, तो सुब्बीलिम्बा हित्ती राजा थे, हमें याद रखना है हित्ती राजा सुब्बीलिम्बा थे। फिर हम बात करें मित्तिनी राजा कौन थे, तो मतियु अजा थे, मतियु अजा राजा थे, इनके बीच संधि हुई है। फिर हम बात करें कि चित्रित दूसर मृदभान भी मिले, और आपको पता है उत्तर भारत में हरियाणा के एक भगवानपुरा गांव से भी 13 कमरे मिले हैं, वहां से हमें ऋग्वैदिक काल की जानकारी मिलती है। ऋग्वैदिक काल की जानकारी का उत्तर भारत में एक तो हरियाणा और दूसरा पंजाब। तो हरियाणा का कौन सा, भगवानपुरा गांव। फिर हम बात करें पंजाब के बारे में, तो पंजाब से भी हमें 3 स्थान मिले हैं ऋग्वैदिक काल की जानकारी के लिए। फिर हम बात कर लेते थोड़ी सी ऋग्वेद के बारे में कि ऋग्वेद में क्या क्या है। तो ऋग्वेद में कितने मंडल है, कितने सूक्त हैं और कितनी ऋचाएं हैं। तो ऋग्वेद में 10 मंडल है, 28 सूक्त है, मतलब 1028 इसमें सूक्त हैं। अब हम बात करें दूसरे से लेकर 7वें मंडल की, ये मंडल प्राचीन है और जब मंडल जोड़े गए वो बाद में जोड़े गए। तो दूसरे से लेकर 7वां जो मंडल है वो प्राचीन है। आप ऋग्वेद का 10वां, फिर जब आप डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग तब उसमें पढ़ेंगे ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में क्या है। हम पढ़ेंगे कि ऋग्वेद के जो 4था मंडल है उसमें क्या है, उसमें कृषि के बारे में, वर्ण व्यवस्था के बारे में 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, मतलब इस तरह से हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी तो सिर्फ इतना पढ़ना है कि ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 इसमें सूक्त है। फिर हम आगे बात करें कि स्त्रोतों की, तो कस्सी का अभिलेख हमें याद रखना है। कस्सी का अभिलेख क्या कहता है कि ईरानियों का आगमन, आर्यों का आगमन कहाँ से हुआ, ईरान से हुआ। बोगज कोई अभिलेख में 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख है, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का। फिर हम बात करें इसमें क्या है, तो संधि है, किस किस की संधि है, हित्ती और मित्तिनी राजा की। हित्ती राजा कौन थे, सुब्बीलिम्बा थे, और मित्तिनी राजा कौन थे, मित्तिनी राजा थे मयू अज्जा। तो ये हमें ये भी याद रखना होगा। फिर हम बात करेंगे हरियाणा में कौन सा है, हमें अच्छे से याद करना है। कोई भी चीज हम याद करें तो उसको 3 बार टिप पर बोलो, ठीक है। हरियाणा के भगवानपुरा गांव में 13 कमरे मिले हैं।
हरियाणा के भगवानपुरा गांव में 13 कमरे मिले हैं, उससे हमें ऋग्वैदिक काल की जानकारी मिलती है। फिर हम एक बार और रिवाइज करेंगे कि हरियाणा के भगवानपुरा गांव में हमें 13 कमरे मिले हैं। फिर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब से 3 स्थान मिले हैं जहां से हमें ऋग्वैदिक काल की जानकारी प्राप्त होती है। आगे ऋग्वेद का जो ऋग्वेद काल में आर्यों का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, तो अफगानिस्तान था, पंजाब था, उत्तर प्रदेश था। आपने सुना होगा ब्रह्मव्रत, तो सतलज से यमुना के बीच का जो जगह थी, स्थान था, उसको क्या कहा जाता था, ब्रह्मव्रत देश कहा जाता था। अब आर्यों का जो निवास स्थान था वो क्या होगा, ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में आर्य कहाँ रहने लगे, तो इसका आंसर होगा सप्त सेंधव प्रदेश में। इसका आंसर हमें देना है सप्त सेंधव प्रदेश में। फिर उत्तर वैदिक काल में आर्यों का निवास स्थान चेंज हो जाएगा, फिर हम वो वहां पर पढ़ेंगे। फिर बात करें कि इनका स्थान जो है वो याद रखना है कि अफगानिस्तान, पंजाब, उत्तर प्रदेश में था। इस तरह से ऋग्वेद में बहुत सारी जो नदियां हैं, ऋग्वेद की जो नदियां हैं उनके वर्तमान नाम और उनके प्राचीन नाम भी हमें याद रखने हैं। जैसे कुभा कुरमु है, गोमती को गोमल कहते हैं, चिनाब, अस्किनी, परुषिणी, रावी, इस तरह से हमें याद रखना है। झेलम को वितिस्ता कहते थे, वो हम आगे बताएंगे। फिर हम बात करें ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी थी सिंधु नदी, तो याद रखना है ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी है सिंधु। और सरस्वती का क्या महत्व है, सरस्वती जो सबसे ज्यादा बार प्रयोग किसका हुआ है, सिंधु का, लेकिन जो सबसे पवित्र मानी जाती थी वो थी सिंधु सरस्वती नदी। और सरस्वती नदी को क्या कहा गया है, नदी तमे कहा गया है, अमृता में भी कहा गया है, याद रखना है हमें। जैसे गंगा का प्रयोग कितने बार हुआ है, 1 बार, सरयू का 1 बार। ऋग्वेद में गंगा का प्रयोग 1 बार हुआ है, सरयू का प्रयोग 1 बार हुआ है, और जो यमुना है, यमुना का प्रयोग 3 बार हुआ है। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे कि यमुना का प्रयोग 3 बार हुआ है, तो हमें क्या करना होगा, हमें य, मु और ना 3 है, तो इससे हमें याद रखना है कि यमुना 3 अक्षर से बना है, इसीलिए ऋग्वैदिक काल में भी यमुना का प्रयोग 3 बार ही किया होगा। तो इस तरह से याद रखना है कि महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी, सिंधु थी, जबकि सर्वाधिक बार प्रयोग भी सिंधु का हुआ है। और सबसे ज्यादा पवित्र नदी कौन सी मानी जाती थी, वो थी सरस्वती नदी, जिसे अमृता में और नदीता में भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है नदियों में श्रेष्ठ। आगे ऋग्वेद में कुल 25 नदियों का प्रयोग किया गया, मतलब 25 नदियां बताई गई है ऋग्वेद में, 25 नदियों का उल्लेख हुआ है। फिर हम बात करें कि ऋग्वेद में किसका उल्लेख है, तो हिमालय का उल्लेख भी ऋग्वेद में, और उसकी एक चोटी प्रमुख मुंजवत का उल्लेख भी इसमें मिलता है। मुंजवत क्यों फेमस था, तो मुंजवत फेमस था सोमरस के लिए, हमें ये याद रखना है। तो मुंजवत भी याद रखना है। सबसे पवित्र नदी, नदियों की माता सरस्वती हमें याद रखनी है। और सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु, क्योंकि इसका सर्वाधिक प्रयोग हुआ है, इसलिए इतिहासकार मानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण नदी थी सिंधु नदी। आगे हम बात करें आर्यों के मूल निवास स्थान की, तो आर्यों का मूल निवास स्थान सभी ने अलग अलग बताया है कि आर्य कहाँ से आए थे। जैसे मैं आपसे पूछूं अगर कि कस्सी के अभिलेख में आर्यों का आगमन कहाँ से बताया, तो ईरान से बताया है। फिर हम बात करें इतिहासकारों के बारे में कि उनके क्या क्या मत थे, तो मैं आपको बताऊं कि आपको कैसे याद रखना है कि मैक्स मूलर, म से मैक्स मूलर और म से मध्य एशिया। तो मैक्स मूलर ने कहा है कि आर्य कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। फिर हम बात करें बाल गंगाधर तिलक, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि उत्तरी ध्रुव से आए थे, आर्कटिक प्रदेश से आए थे। कौन, आर्य। अब आर्य आर्कटिक प्रदेश से आए थे, तो बाल गंगाधर तिलक की बुक है आर्कटिक होम इन द वेदास, हमें याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है और बहुत ही कॉमन है, बहुत ही कॉमन बुक है, ऑलमोस्ट सभी को याद होती है। तो आर्कटिक होम इन द वेदास नामक पुस्तक में इसका उल्लेख किया गया है कि आर्य कहाँ से आए थे, उत्तरी ध्रुव से आए थे। फिर हम बात करें दयानंद सरस्वती, तो दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत था। हम बात करें गंगानाथ झा, तो गंगानाथ झा कहते हैं कि ब्रह्मर्षि जो देश था वहां पर इसका मूल निवास स्थान माना गया है। और गार्डन चाइल्ड ने क्या कहा है कि हंगरी मतलब डैन्यूब नदी घाटी इनका मूल निवास स्थान था। फिर हम बात करें कि गार्डन चाइल्ड ने नहीं, गाइल्स ने कहा है कि हंगरी या डैन्यूब नदी घाटी से थे। गार्डन चाइल्ड तो कहते हैं कि ये दक्षिणी रूस से आए थे। और सप्त सैंधव प्रदेश किसने बोला है, तो संपूर्णानंद और अविनाश चंद्र दास। अविनाश, आप पूरा नाम नहीं तो थोड़ा सा शॉर्ट में याद रख सकते हैं, अविनाश जी ने बोला, अविनाश चंद्र दास ने
बोला है कि सप्त सेंद्र प्रदेश से आए थे। इसी के साथ इसमें यहाँ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसमें एक संपूर्णानंद का भी नाम आएगा। संपूर्णानंद ने भी बोला है कि सप्त सेंद्र प्रदेश से आर्य आए थे। इस तरह से वैसे तो बहुत सारे मत है, लेकिन मतलब मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम में पूछे जाएंगे सिर्फ वही मेंशन करवाए हैं। फिर हम बात करें कि सभी ने विदेश माना है, तो भारत किसने माना है, कि किसने कहा है कि आर्य भारत से ही थे, तो भगवान दास गिडवानी ने कहा है कि आर्यों का मूल निवास स्थान भारत ही था। इसमें मैंने मेंशन नहीं किया, तो आप मेंशन कर लीजिए कि भारत, आर्यों को भारत का किसने कहा है, भारत उनका मूल निवास स्थान था, तो भगवान दास गिडवानी। तो भगवान दास गिडवानी की पुस्तक है रिटर्न ऑफ द आर्यंस। भगवान दास गिडवानी की पुस्तक है रिटर्न ऑफ द आर्यंस, उसी में उन्होंने बोला है कि इनका मूल निवास स्थान भारत था। फिर हम बात करें कि इनकी पुस्तक क्या थी, ऋग्वेद काल की नदियां क्या थी, तो ऋग्वेद काल की जो नदियां थी, सिंधु नदी, जैसा मैंने आपको बताया अभी कि सिंधु नदी बहुत ही महत्वपूर्ण नदी थी आर्यों के लिए। क्यों? क्योंकि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार प्रयोग सिंधु नदी का हुआ है। सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती थी, तो सरस्वती इसमें है। फिर उसके बाद है व्यास है, इसको विपाशा कहते थे। झेलम को वितस्ता कहते थे। चिनाब जिसको अस्किनी, घग्गर को द्वेष्टि कहा जाता था। रावी जो है उसको परुषिणी कहा जाता था। सतलज को शुतुद्री कहा जाता था। गोमल मीन्स गोमती, और है काबुल को कुबा कहा जाता था, और सदानीरा गंडक को कहा जाता था। इस तरह से नदियां हैं, इसमें पुराने नाम और नए नाम दोनों मेंशन है। इसी में है यहाँ पर नए और पुराने दोनों नाम, तो हमें याद रखने हैं। ये रहे, इसमें दोनों हैं, ये याद रखने हैं। और भारत का किसने कहा, तो आपको ये भी याद रखना है कि भारत किसका मूल निवास स्थान किसने बोला, भगवान दास गिडवानी ने बोला। आप वो भी याद रख लीजिए। आगे हम बात करें वैदिक काल का सामाजिक जीवन, तो वैदिक काल का सामाजिक जीवन हम अब कल पढ़ेंगे कि वैदिक काल का कैसे सामाजिक जीवन उन्होंने व्यतीत किया, किस तरह से राजनीतिक जीवन था, वो हम पढ़ेंगे। हम सिर्फ वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में आएंगे आगे। हम वैदिक काल बहुत बड़ा है, इतना हमें नहीं पढ़ना। जो कुरेटर संग्रहालय अध्यक्ष के पेपर में पूछे जाएंगे, जो आने की संभावनाएं, हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो वैदिक काल हमने आज पढ़ा, थोड़ा सा इसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा। तो हमने पढ़ा कि आर्यों का अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम। फिर हमने पढ़ा 1847 लेसन ने बोला कि आर्य क्या है, आर्य एक जाति है। उसके बाद हमने पढ़ा विलियम जोन्स ने बोला कि आर्य जाति नहीं है बल्कि भाषाई समूह है। और कौन सी भाषा का समूह है? भारोपियन भाषा का समूह है। फिर हमने आगे पढ़ा कि आर्य को दो भागों में बांटा है। किसने बांटा है? विंटरनित्ज ने बांटा है। विंटरनित्ज ने कहा है कि वैदिक काल को दो भागों में बांटेंगे हम, उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल मतलब ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय क्या बताया? 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। फिर बात करें उत्तर वैदिक काल, तो उत्तर वैदिक काल को विंटरनित्ज ने इसका समय माना है 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। फिर है कि ऋग्वेद की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, तो ऋग्वेद की जानकारी का प्रमुख स्रोत माना गया है सिर्फ ऋग्वेद को। और किस तरह के अभिलेख हमें बताते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था, या फिर हमें उससे संबंधित जानकारी मिलती, तो कस्सी अभिलेख में कहा गया है कि जो आर्य थे वो कहाँ से आए थे? ईरान से उनका आगमन हुआ है। फिर हम बोगज कोई अभिलेख की बात करें, तो बोगज कोई अभिलेख जो है वो कब का है? 1400 ईस्वी पूर्व का है। उसमें दो जातियों की संधि हुई थी, हित्तिनी और मित्तिनी। हित्तिनी जाति का वो जो राजा था वो सुब्बिलिम्बा था, और मित्तिनी जाति का जो राजा था वो कौन था वो आप बताएंगे मुझे कमेंट में। मतियु अजा था, मैं बता देती हूँ, मतियु अजा था। और उसके बाद हम बात करें कि बोगज को ये क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार कि बोगज कोई अभिलेख में निम्न में से किस वैदिक देवता के नाम है, तो इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। इस तरह से नाम आ जाएंगे चेंज करके, तो हमें आंसर देना होगा इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। इस तरह से फिर हम बात करें कि इनका मूल निवास स्थान, जैसा कि अभी हमने पढ़ा ऋग्वैदिक काल की जो घटनाएं, अब सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन हम आगे पढ़ेंगे। और हमें ये भी याद रखना है कि ऋग्वेद में 33 बार आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। कितनी बार? 33 टाइम। तो ये भी हमें याद रखना है। और इस तरह से अब पढ़ेंगे कल ऋग्वैदिक काल, फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में क्या क्या था, किस तरह से लोग रहा करते थे,
किस तरह का परिवार होता था, कुल होता था, विश जो भी है, कुलूप किसको कहते थे, सभा समिति हम पढ़ेंगे, विदित हम पढ़ेंगे इस तरह से। तो हैव अ गुड लक। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो आरपीएससी कुरेटर का जो मैटर है, फिर यूनिट मुझे कुरेटर का जो सिलेबस मैंने वीडियो अपलोड किया उसमें मेरे पास मैसेज थे, कमेंट्स भी थे कि उसका जो यूनिट है, यूनिट नंबर 10, 11, 12 और 13, वो है संग्रहालय से संबंधित, कि संग्रहालय का प्रबंधन कैसे हो, संग्रहालय और वो था कि कंजर्वेशन। तो इस तरह से म्यूजियम एंड कंजर्वेशन वाली जो यूनिट है और उसका जो मैनेजमेंट है, वो यूनिट भी मैं आपको कवर करवाऊंगी कि किस तरह से हम 10, 11, 12, 13 और 9 भी है साथ में, ये यूनिट भी हम इसमें पढ़ेंगे, क्योंकि इसका जो कंटेंट है वो कहीं नहीं मिल रहा है और ना ही इसकी गाइड है। तो हम इसको लेकर आएंगे संग्रहालय अध्यक्ष की जो लास्ट यूनिट है। तो आप वेट कीजिए, अभी हम फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसको हम कवर करते रहेंगे। हैव अ गुड डे।